जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। जैसा कि आप सभी को पता है और हमने आप लोगों से एक वादा किया था और आज भी उस वादे पर हम खड़े हैं कि आपको आरएस जॉब पढ़ाएंगे, उसकी प्रैक्टिस सेशन आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। दोस्तों ये कोई पेड प्रैक्टिस नहीं, मतलब कोई पेड मतलब कि पेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये केवल आप लोगों के लिए स्टार्ट की हमने, ताकि हमारे जो भाई है जो हमने फेस किया है उन्हें वो फेस ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों हमारे टाइम पर क्या था कि हमें पढ़ाने वाले बहुत थे, बट एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे वो वो क्वेश्चन हमें मिल पाना सबसे बड़ी हेडेक थी। तो दोस्तों फिजिक्स एक ऐसा सेक्शन होता है हर एक स्टूडेंट का जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए। फिजिक्स के अंदर चाहे कितना भी चाहे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपको जो हमारे इनरोलमेंट वाला बेस था AIR1 परवीन गुज्जर, उसके मैथ के अंदर 25 में से 25 थे, इंग्लिश के अंदर में 25 में से 25 थे, बट मैथ के अंदर फिजिक्स के अंदर उसके लगभग मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरे को पता है लगभग 21 नंबर थे। तो भाई देखो, अगर AIR टॉप है, जो टॉप कर रहा है उसके भी अगर 21 नंबर है, तो इसका मतलब ये भाई ये जो सेक्शन है ये थोड़ा टफ पड़ता है। तो भाई इस जो पर्टिकुलर जो अपना फिजिक्स है इसको ईजी बनाने के लिए हम आप लोगों के सामने आए। हम आपको इस वीडियो के अंदर वो ईजी मेथड बताएंगे जिनका उपयोग करके आप एग्जाम के अंदर अपना एग्जाम पेपर निकाल सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना प्रत्यास्थता गुणांक है, और आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज के अंदर अपने क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में आपको अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। बाकी आपको एज यूजुअल जो हम आपको ये बोलते हैं कि आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हो। जब तक आप हमें सपोर्ट करोगे आपको वीडियो जैसे मिलते रहेंगे। बाकी आपकी इच्छा, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको अपना जो ग्रुप उसका लिंक वीडियो नीचे दिया है उससे जाकर ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाए, लगभग 200 से 250% की पीडीएफ मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आए। बाकी प्रैक्टिस सेशन आपको खुद को करनी है। पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के दो तार है। ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, एक ही पदार्थ लिखा है, एक ही पदार्थ। इसका मतलब क्या है कि सर देखो, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन भाई, सर जो एक गामा होता है, गामा बोले तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इंग्लिश वालों यंग मॉड्यूलस, ये भाई केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यानी इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि नेचर ऑफ द वायर, ठीक है। ओके, यानी कि कहना मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन में अपना जो गामा है वो सेम है, ठीक है। यानी ए और बी की लंबाइयों का अनुपात अपने पास 1:2 है, ठीक है। और जो व्यासों का अनुपात 2:1 है। अगर व्यास का अनुपात इतना है तो अपने जो रेडियस है उसका अनुपात भी 2:1 होगा, ठीक है। यदि उन्हें समान बल द्वारा खींचा जाता है तो उन्हें लंबाई में वृद्धि का अनुपात क्या होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन, आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको आप सभी को पता है कि देखो गामा 1 बराबर गामा, देखो गामा बराबर क्या होता है सर, गामा बराबर F इंटू डेल एल अपॉन ए इंटू कैपिटल, ठीक है। यहां से हमको डेल एल निकालना, तो डेल L1 बराबर गामा इंटू A1 L1 बटा F1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और डेल L2 बराबर गामा, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 L2 और F2, यहां से अपना गामा सेम है, गामा को उड़ा देते हैं। अपना F1 F2 समान बल बोला तो इसको भी उड़ा देते हैं, ठीक। अब देखो अपना यहाँ पर डेल्टा L1 बटा जो डेल्टा L2 कितना है सर, अपना डेल्टा L1 बटा डेल्टा L2 A1 L1 अपॉन A2 L2 आया, क्योंकि ऊपर A1 L1 है और नीचे A2 L2 है, ठीक है। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूँ तो ये होगा अपना पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो इसे आराम से बोल सकता हूँ सर R1 स्क्वायर इंटू L1 बटा R2 स्क्वायर इंटू L2, ठीक। अब देखो R1 बटा R2 का अनुपात कितना सर, R1 बटा R2 का अनुपात अपने पास है 1:2, यानी R1 बटा R2 अपने पास 1:2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो R1 बटा R2 अपने पास इतना आ गया, ठीक है, ओके, आराम से इसका निकाल सकते हैं। ओके, लंबाई में वृद्धि निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो R1 बटा R2 कितना सर, R1 बटा R2 अपने पास है 1:2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और L1 बटा L2 कितना सर, L1 बटा L2 अपने पास है 2:1, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसे निकालते हैं, R1 बटा R2 यानी 1:2 यानी 1/2 का स्क्वायर इंटू L1 बटा L2 अपने पास 2:1 का, तो 2:1 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1/4 गुणा 2/1, तो इसे आराम से बोल सकता हूँ 2:1 आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 2:1। भाई देखो अब आपका सवाल होगा क्या सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा। भाई ये बड़ा नहीं है, मैंने आपको समझा इसलिए मेरे को ये बड़ा, मैंने आपको समझा इसलिए मेरे को इसमें लगभग 2 मिनट लगी थी। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करते, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं डायरेक्ट इस रिलेशन को लिखता, क्योंकि मैं इतनी जो कैलकुलेशन ये मेरे अपने माइंड के अंदर में कर लेता, और फिर इससे मैं डायरेक्ट इसको लिखता, और फिर मैं इसको ना लिखकर, क्योंकि ये चीज़ अपने क्वेश्चन में लिखी हुई है तो इसको ना लिखकर मैं डायरेक्ट इस ऑप्शन को लिखता और यहीं से अपना आंसर 2:1 लिख देता मैं। यानी मात्र 3 सेकंड का ये 3 स्टेप का ये 3 स्टेप का ये क्वेश्चन है, और ये सबसे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएगा तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब मैं आपको बता दूं तो उसके बाद आपको सिर्फ एटलीस्ट एक बार जो ये पर्टिकुलर जो पर्सन है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका ऑप्शन नंबर आपका ऐसे ही होगा, ठीक है। देखो जब किसी एक समान तार से एक निश्चित भार लटका जाता है तो उसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, और यदि उसी पदार्थ एवं लंबाई उसी पदार्थ एवं
एवं उसी लंबाई के तार के साथ जिसका व्यास आधा है यदि बाहर लटका जाए तो लंबाई में वृद्धि क्या होगी। देखो बता देता हूँ बेसिक, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है वो बता देता हूँ, बाकी आंसर आपको खुद को निकालना है, क्योंकि अगर मैं आपको आंसर निकाल के बताऊँ हर क्वेश्चन का तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं नहीं चाहता अपना टाइम वेस्ट हो। तो देखो इसमें क्या करना है हमको, इसमें सेम क्वेश्चन अपने हमको लंबाई में वृद्धि का अनुपात निकालता है, यानी कि हमको डेल्टा L1 बटा डेल्टा L2 निकालना, ठीक है। तो डेल्टा L1 बटा डेल्टा L2। लास्ट वाले क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आया था सर, इसका आया था गामा A1 L1 अपॉन F1, ठीक है। इसको अगर मैं इधर लिखूं तो F2 बटा गामा 1 होगा, ये गामा 2 A2 L2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको अपने पास समान क्या सर, एक ही समान पदार्थ है तो गामा 1 से गामा 2 कैंसिल, ठीक है। और समान भार है तो F1 से भी F2 कैंसिल, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं बचा यहाँ पर, A1 L1 बटा A2 L2 बचा अपने पास, ठीक है। अब देखो जिसमें ये मतलब कि ये पूछा गया है कि तो उसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है यदि उसी पदार्थ एवं उसी लंबाई के तार जिसका व्यास आधा है, यानी कि उसी लंबाई, यानी कहने मतलब ये कि उसका लंबाई भी अपनी समान है तो L1 से L2 भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो A1 बटा A2 अपने पास आ गया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ सर, इसको अपने पास R1 बटा R2 का स्क्वायर होगा, यानी R1 बटा R2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी डेल्टा L1 बटा डेल्टा L2 अपने पास सीधा R1 बटा R2 का स्क्वायर आ गया। अब देखो आपको ये पूछा है कि जो सेकंड तार है उसमें लंबाई में परिवर्तन कितना है, यानी हमको डेल्टा L2 पूछा है, तो डेल्टा L2 कितना हो सर, डेल्टा L2 अपने पास आ गया यहाँ से डेल्टा L1 इंटू R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखो डेल्टा L1 कितना सर, डेल्टा L1 अपने पास 1 सेंटीमीटर है तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये बोला गया कि जो सेकंड तार है उसका व्यास आधा है, यानी पहले का अगर पहले का 1 है तो दूसरे का R1 बटा R2 अपने पास कितना है सर, वो अपने पास देखो अगर R1 अपने पास बोला कि वो पहले का आधा है, यानी कि वो R/2 है, यानी सेकंड है वो R/2 है, तो R1 बटा R2 अपने पास आ गया 1/2, ठीक है। तो इसको मैं अगर 1/2 लिखूँ तो R1 बटा R2 1/2 है। देखो समझो, इसको आराम से समझो, देखो इसमें हम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन समझेंगे। देखो बोला गया है कि जो R2 है वो प्रारंभिक का आधा है, यानी R1 का आधा है, ठीक है। ओके, तो R2 बटा R1 कितना है सर, R2 बटा R1 अपने पास 1/2 आ गया, तो इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ, 1/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 1 गुणा 1 स्क्वायर तो 1/4, तो 1/4 0.25 आना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। देखो अब दोबारा पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन को, यदि उसी पदार्थ एवं उसी लंबाई के तार जिसका व्यास आधा है, इसका मतलब सर उसकी जो रेडियस है वो भी अपने पास आधी होगी, ठीक है। तो R1 R2 बटा R1 अपने पास, देखो यहाँ से समझते हैं, देखो हमको निकालना है, हमको निकालना डेल्टा L2, ठीक है। तो डेल्टा L2 अपने पास है डेल्टा L1 इंटू R2 बटा R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये डेल्टा L1 कितना सर, डेल्टा L1 अपने पास 1 है, तो यहाँ से R2 बटा R1 का मान कितना हुआ सर, R2 अपने पास R1 बटा 2 है, तो इसको स्क्वायर अगर अपने पास निकालता हूँ सर 1/2 होगा अपने पास, तो 1/2 यहाँ से मतलब कि मेरे यहाँ पर मैंने पुट किया तो 1/4, तो इसलिए इसका आंसर 0.25 आना चाहिए। तो ये कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसमें अपना ये इस आंसर को टिक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हुक का नियम किसे परिभाषित करता है, इसको समझते देखो मेरे भाई, हुक का नियम किसे परिभाषित करता है। देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है और डी उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बट इसको थोड़ा सा समझना, प्रैक्टिकली समझना। आप मेरे को ये बताओ कि जो हुक का नियम है उससे हमें क्या प्राप्त होता है। देखो बेसिक समझना, यानी जो हुक का नियम है उससे हमें क्या चीज प्राप्त होती है, यानी सर हुक के नियम से हमने ये सीखा है सर, जो हुक का नियम है उसमें ये बोला गया सर, जो प्रतिबल है वो समानुपाती अपने पास विकृति है, ठीक है। यानी प्रतिबल समानुपाती विकृति, यानी यहाँ से हमें एक जो कोफिशिएंट है, यानी कि जो मतलब प्रत्यास्थता गुणांक गामा, उसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है। यानी कि जो ये अपने पास है, यानी कि जो ये मतलब जो नियम अपने पास हुक का नियम है, ये प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करता है, न कि प्रत्यास्थता सीमा को। अब देखो आपको एक क्वेश्चन और पूछूंगा, उसका आंसर देखना। यानी जो प्रत्यास्थता सीमा किसको परिभाषित करता है, आपके एग्जाम के अंदर ऐसा है कि जो प्रत्यास्थता सीमा वो किसको परिभाषित करता है, तब आपका आंसर होगा हुक का नियम। यानी कि अगर हमें हुक का नियम किससे प्राप्त हुआ सर, हमें हुक का नियम वो प्रत्यास्थता सीमा से प्राप्त हुआ, न कि हुक के नियम से हमें प्रत्यास्थता सीमा प्राप्त हुई। यानी कि हमें प्रत्यास्थता सीमा से हमें हुक का नियम हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि हुक के नियम से किसे परिभाषित कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कि हुक के नियम से हम जो प्रत्यास्थता गुणांक उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा भाई, विद रीजन बता रहा हूं। अगर मेथड अच्छा लगे तो लाइक करना। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, 2 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 वर्ग मिलीमीटर अनुप्रस्थ काष्ठ के एक इस्पात की लंबाई में इतनी वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल कितना हुआ। देखो भाई थोड़े देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो इसी अपने तो फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इस न्यूमेरिकल को और देख लेंगे, बाकी आगे इजी क्वेश्चन है तो डोंट वरी, आगे इजी क्वेश्चन भी लेके आए, बट पहले हार्ड क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर लो हो तो लास्ट में थोड़ा सा हाई हो जाए। तो देखते हैं, देखो ये पूछा गया कि आवश्यक बल क्या हुआ, तो इसका केवल एक ही फॉर्मूला मेरे भाई, तो गामा बराबर, यानी जो गामा होता है, गामा बोले तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो अपने पास गामा बराबर होता है F/A, ठीक है, L/डेल्टा है, ठीक है।
ए अपॉन एल अपॉन डेल्टा एल अपने पास हो गया, ठीक है। क्योंकि सर तो ये अपने पास होता है, देखो प्रतिबल बराबर प्रतिबल होता है विकृति, तो विकृति डेल्टा एल होगा, ठीक है। ओके, हमको एफ निकालना है, एफ बराबर होगा अपने पास गामा इंटू ए डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। तो अब हमारे पास गामा वैल्यू कितनी है सर, गामा वैल्यू अपने पास 2.2 गुणा 10 की पावर 11, ठीक है। ओके, ए कितना है सर, ए अपने पास दिया गया है कि 2 वर्ग मिलीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखो, अगर वर्ग मिलीमीटर है तो उसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो इतनी बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 2 गुणा वर्ग मिलीमीटर, एक मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -3, ठीक है। ओके, तो इसका स्क्वायर कर देंगे सर, यहाँ पर वर्ग मिलीमीटर लिखा है, ठीक है। ओके, उसके बाद लंबाई कितनी सर, लंबाई अपने पास 2 मीटर है, ठीक। ओके, अब लंबाई में परिवर्तन कितना सर, लंबाई में परिवर्तन 0.5 है, तो यहाँ पर 0.5 गुणा मिलीमीटर में है तो मीटर में चेंज करूँगा तो 10 की पावर -3, ठीक है। और कैपिटल एल की मान कितना सर, कैपिटल अपने पास 2 है, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, मैंने गामा की वैल्यू मैंने पुट की है, ए की वैल्यू मैंने पुट की है, क्योंकि ए अपने पास वर्ग मिलीमीटर में था, तो यहाँ पर मैंने 2 को वर्ग मिलीमीटर में चेंज किया, और जो डेल्टा है वो अपने पास वो भी सेम अपने पास मिलीमीटर में था, तो मैंने उसको मीटर में चेंज किया, और एल अपने पास यहाँ आ गया। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कमेंट करना वैसे। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। जो सीजीएस पद्धति में स्टील का यंग प्रत्यास्थ गुणांक अगर इतना है, तो एक इकाई अनुप्रस्थ काट के स्टील के तार की किस लंबाई को दोगुनी करने के लिए निम्न बल की आवश्यकता हुई। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, बट अगर आप इसे समझोगे तो आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं है मेरे भाई। इसमें बोला क्या गया, इसमें यह बोला गया है कि जो तार की लंबाई हमें खींचकर उसे दोगुना कर दिया गया। तो मानो अगर मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, अब इसी प्रारंभिक में इसकी लंबाई में मान दो इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको खींचता हूं तो मानो इसको मैंने खींचा और बोला इसकी लंबाई दोगुनी हो गई, यानी कि ये अपने पास है, ये 10 से 20 हो गया है, यानी कि जो लास्ट में जो L2 है वो अपने पास है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मेरे को डेल्टा एल निकालना है, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन होता है। डेल्टा एल कितना होगा, डेल्टा एल अपने पास होगा 20 माइनस का 10, यानी कि अपने पास 10 सेंटीमीटर आ गए। यानी कि जो डेल्टा एल है वो बराबर एल है, यानी कि जो प्रारंभिक की जो लंबाई है वो डेल्टा एल के बराबर है, इसमें ये बोला गया है, ठीक है। ओके, तो देखो हमको पूछा गया, हमको ये पूछा गया है किस बल की आवश्यकता होगी, तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा अपने पास। गामा की वैल्यू कितनी सर, गामा की वैल्यू अपने पास है 2 गुणा 10 की पावर 12 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस का 12, ठीक है। ओके, गुणा, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू अपने पास इकाई अनुप्रस्थ काटा है तो इसका मान 1 होगा, ठीक। ओके, अब डेल्टा एल कितना सर, डेल्टा एल अपने पास कैपिटल एल है, क्योंकि यहां पर आपको बता चुका हूं, तो कैपिटल एल बटा कैपिटल एल कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 2 गुणा 10 की पावर 12। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 2 गुणा 10 की पावर 12 डायन होगा मेरे भाई। अगर आपके ऑप्शन के अंदर जूल लिखा हो तो उसको टिक मत कर देना, क्यों, क्योंकि वो टिक इसलिए नहीं होगा मेरे दोस्त अगर वो जूल नहीं, सॉरी, अगर आपका आंसर एक ऑप्शन में होता न्यूटन में तो उसको टिक मत कर देना मेरे भाई, क्योंकि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन आपके पास है वो डायन में, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ओके, हाँ, वह पदार्थ जो व्यवहारिक के तौर पर प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव को नहीं रिप्रेजेंट करता। तो मेरे भाई ये थोड़ा सा आपकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ हो सकती है। इसका मतलब होता है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव का मतलब होता है कि जो पूर्ण तरह से मतलब प्रत्यास्थ हो, यानी जो एकदम पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ हो। तो कौन सा होगा सर, इसमें पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ ऑप्शन नंबर डी है, जो क्वार्ट्ज है, यानी आरएस ने बड़े अच्छे से पढ़ाया है कि जो क्वार्ट्ज होता है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, और एक और होता है हाथी दांत, यानी हाथी दांत व क्वार्ट्ज पूर्णतः प्रत्यास्थ पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि ताप को बढ़ाया जाए तो प्रत्यास्थता गुणांकों का मान क्या होगा। यदि क्वेश्चन अगर आपको ताप को बढ़ाएंगे तो भाई देखो, मानो कि ये मार्कर मेरे पास है, ठीक है। अब मेरे को इसकी अब मैं इससे मोड़ता हूं तो मैं इसको नहीं मोड़ पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ है, ठीक है। और अगर मैं इसको कहीं पर अग्नि में ले जाकर इसको तपाता हूं, ठीक है, तो फिर बाद में ये आसानी से मेरे से मुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रत्यास्थता सीमा घटती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि आर रेडियस के तांबे के तार को तोड़ने के लिए ए बल की आवश्यकता है, तो 2r जो रेडियस उसके तार को तोड़ने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन सबको पता है कि सर जो प्रतिबल होता है F/A बराबर होता है प्रतिबल, ठीक है। तो प्रतिबल अपने पास कांस्टेंट है, तो F समानुपाती A हो जाएगा, तो F समानुपाती r² हो जाएगा। अगर रेडियस r थी तो अब अगर उसने 2r कर दी तो बल अपने पास इसका स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 ए, अपने ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कैसे होगा, तो आपको पता है जो बल है वो r² समानुपाती है। पहले r था, अब हमने 2r किया, मतलब 2r का स्क्वायर होगा, तो 2r का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 आपका आंसर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, और इसको आपको याद रखना है। आर एस ने भी आपको इतने बोला है कि इसको आपको याद रखना है। अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन में अगर जाते हो तो टाइम वेस्ट करना होगा। तो इसको मतलब ये बोला है, इसमें आपको देखो गामा और के और आपको ईटा इसमें संबंध दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर आप ए सही होगा कि गामा बराबर 9 ईटा इंटू के अपॉन ईटा इंटू
अपने पास 3K, यानी कि आपको इसको याद रखना। अगर आप इसे याद रख सकते हो तो याद रख लेना। मैं तो कहूँगा भाई इसे याद कर लेना, क्योंकि इजी फॉर्मूला है, इसे आराम से आप याद कर सकते हो कि 9 ईटा K अपॉन ईटा प्लस का 3K। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन देखो मेरा भाई कि देखो गामा प्रत्यास्थता गुणांक वाले एक तार में x रेखीय विकृति पैदा की जाती है तो इस तार की पदार्थ में के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इसको। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको पूछे कि एकांक आयतन में, अब भाई मेरे को पता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, और क्योंकि देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो मेरे को भी पता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहां पर आता है, क्योंकि मैं आपके दौर से गुजर चुका हूं। ठीक है, तो देखो समझते हैं आपको कंफ्यूजन किसी में होगा। अगर आपको ये पूछे कि प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी, यानी प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो याद रखना 1/2 गुणा प्रत्यास्थता गुणांक गामा इंटू विकृति का स्क्वायर, यानी स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका आपको एक परिवर्तित रूप भी आपको मिल सकता है, यानी इसका आपको अगर आप इसे आगे सोल्व करते हो तो आपका आंसर होगा कि अगर मैं सपोज करो कि मैं ऊपर गामा और नीचे भी मैं गामा से अगर डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1/2 गुणा गामा स्क्वायर इंटू विकृति का स्क्वायर। ठीक है, अब गामा स्क्वायर इंटू विकृति का स्क्वायर कितना होता है सर? प्रतिबल बराबर क्या होता है सर? प्रतिबल यानी स्ट्रेस बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है अपने पास गामा इंटू विकृति। ठीक होता है ना? ठीक हो, और गामा इंटू विकृति, तो यहाँ पर गामा स्क्वायर इंटू विकृति का स्क्वायर, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ सर? इसको मैं प्रतिबल बोल सकता हूँ। तो 1/2 गुणा प्रतिबल बट्टा प्रतिबल का स्क्वायर बट्टा गामा। तो आपका ये भी आपको फॉर्मूला काम में आ सकता है। तो बाकी ये आपका आंसर होगा 1/2 गुणा गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि किसी तार की लंबाई काटकर अगर आधी कर दी जाए तो अब वह कितने भार को सहन कर सकता है। भाई आपको पता है कि जो किसी पदार्थ द्वारा सहन किया जाने वाला जो भार होता है, यानी कि उस पर हम कितना भार को, मतलब वो कितना भार सहन कर सकता है, तो भाई आपको सबको पता है कि F समानुपाती A होता है। यानी कि जो पदार्थ द्वारा सहन किया जाने वाला जो भार है वो केवल और केवल एरिया पर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि चाहे आप उसको काट कर आधा करो, कितना भी करो, चाहे अगर आप उसका अगर इतना सा भी हिस्सा आपके पास बचा है तो वह उतना ही भार सहन करेगा, वो जब उसकी लंबाई इतनी थी। यानी कि अगर आपने उसको मानो, देखो ये मार्कर मेरे पास है, ठीक, अब मैं इस मार्कर को तोड़ देता हूँ यहाँ से, तो तब ये उतना ही भार सहन करेगा। बट अगर मैं मार्कर को यहाँ से अगर काटता हूँ, तो यहाँ से काटकर अगर मैं यहाँ तक लेके आता हूँ, यानी कि मैंने इसका जो ये एरिया वाला पार्ट है इसको मैंने काट दिया, तब वह चेंज होगा। और वो किस हिसाब से चेंज होगा कि जिस हिसाब से इसका एरिया चेंज हुआ उस हिसाब से ये चेंज होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि पहले के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अधिक समय तक उपयोग में करने पर स्प्रिंग की जो अपने पास होता तुलना होती है वह सही पाठ्य में प्रदर्शित नहीं करती। इसका क्या मतलब कि इसका क्या आंसर है? तो देखो आपको सभी को पता है कि स्प्रिंग जो होती है वो एक प्रत्यास्थ पदार्थ है। यानी अगर आप स्प्रिंग को ज़्यादा समय तक अगर काम में लोगे, यानी कि अगर मानो कि ट्राई करना कि अगर आपके पास घर पर कोई स्प्रिंग हो तो उसको पर डे आप 5-5 मिनट अगर ऐसे खींचना, ठीक है, और आप उसका रिजल्ट देखोगे कि लगभग 1 या 1.5 महीने बाद उसमें जो खींचने की क्षमता है, यानी कि पहले दिन अगर आप उसे खींचोगे तो वो अपने जो मूल रूप में बहुत ही जल्दी आएगी। ठीक है, बट 1 महीने बाद जब उसे खींचोगे तो वो अपने मूल रूप में बहुत ही मतलब या तो वो आएगी नहीं या फिर वो मतलब बहुत ही कम आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसकी प्रत्यास्थता की सीमा घट जाती है। तो कौन सा ऑप्शन कि उसकी प्रत्यास्थता सीमा घट जाती है? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तांबे के 2 ऐसे तार जिनकी लंबाई और अर्धव्यास का अनुपात इतना है, ठीक है, और दोनों तारों पर समान बल आरोपित किया जाता है, तो दोनों तारों द्वारा उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या होगा? मेरे को पता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपके लिए बैठा हूं, देखो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में आपको लंबाई का अनुपात नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको जो अनुदैर्ध्य विकृति है विकृति का अनुपात आपको पूछा है। ठीक है, तो विकृति का अनुपात क्या होता है सबको पता है सर, गामा। देखो सबको पता है कि सर जो प्रतिबल है समानुपाती विकृति होगा। ठीक है, और समानुपाती F/A होगा। है बात समझ में? यानी कि सर तो जो विकृति है ये समानुपाती F/A होगी। यानी सर यहाँ पर लंबाई का कोई रोल नहीं है। यानी जो विकृति में है, विकृति का मतलब क्या सर? जो स्ट्रेन है उसमें सर लंबाई का कोई रोल नहीं है। अगर आपको ये पूछे कि उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है तो वहां पर लंबाई आएगी। बट अगर आपको ये पूछे कि उसकी जो ओवरऑल जो उसमें स्ट्रेन उत्पन्न हुई है उसमें उसमें कितना % है या फिर वो किस हिसाब से परिवर्तित हुई है, तो वहां पर लंबाई का कोई भी रोल नहीं होगा मेरे भाई। तो वहां पर वो F समानुपाती होगा। अब देखो
उसके सब मतलब देखो उसका बल समान है, तो बल समान है तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि जो विकृति है यानी कि विकृति समानुपाती 1/a, और जो 1/a है वो 1/r² होगा। ठीक है, अब देखो मेरे को विकृति 1/विकृति 2 का अनुपात निकालना, तो विकृति 1/विकृति 2। ठीक है, ओके, ये बराबर होगा R2/R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब R1/R2 का अनुपात कितना सर? R1/R2 का अनुपात 1/4 है, तो 1/4 का मतलब 4/1 हो जाएगा, तो ये 4/1 का स्क्वायर यानी 16 अनुपात देगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आप समझो इस क्वेश्चन को मैंने क्या बताया। मैंने इसमें आपको ये पूछा गया कि इसमें विकृति, उसमें स्ट्रेन जो उत्पन्न हुई, जो स्ट्रेन उसमें आई है उसका क्या अनुपात होगा। तो मेरे भाई अगर आपको ये पूछे कि उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है, तब तो जो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है वो उसकी मूल लंबाई पर डिपेंड करेगा। बट अगर आपको ये पूछे कि उसमें कितना स्ट्रेन आया है, तो वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी जो स्ट्रेन है वो समानुपाती F/A हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसका आंसर 16:1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ किसी तार का बल नियतांक किसे डिपेंड करता है। इसमें आपको यह पूछा गया है कि जो बल नियतांक होता है यानी कि जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं वो क्लास स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है ना मेरे भाई, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। वो केवल ना तो वो उसकी लंबाई पर करता है, ना ही वो उसकी रेडियस पर करता है। वह केवल और केवल उसकी जो प्रकृति है ना, मतलब अगर मैं प्रकृति की बात करूं कि प्रकृति कैसे, देखो अगर कोई तांबे का है तो उसके लिए अलग होगा, अगर कोई एल्यूमिनियम का तो उसके लिए अलग होगा, अगर कोई लोहे का तो उसके लिए अलग होगा, अगर कोई गोल्ड का तो उसके लिए अलग होगा। यानी कि उसका जो प्रकृति नेचर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन उसकी उस पदार्थ की प्रकृति, मतलब ये पूछा गया वो किस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पर तो करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उसकी रेडियस पर तो सर इस पर नहीं करता, मतलब इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना चाहिए। बट यहां पर आप मात खा सकते हो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ो, सी में भी ये बोला कि उसकी लंबाई पर, यानी कि उसकी लंबाई पर भी डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि सर उसका बी और सी दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। बट ऐसी स्थिति में अगर आपके एग्जाम के अंदर, पहले तो ऐसी स्थिति आएगी नहीं, बट अगर ऐसी स्थिति आपके एग्जाम के अंदर आ जाए कि उसमें ए और बी यानी कि दो ऑप्शन अगर उसमें सही हो रहे हो, तो आपको उसमें नन ऑफ दीज को टिक करना है, यानी कि इनमें से कोई नहीं को आपको टिक करना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं के साथ, तो में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यानी कि इनवार पदार्थ की प्रत्याशा ताप के साथ क्या होती है। इसका आंसर तो इजी, आराम से टिक कर दो। सर अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रत्याशा अपनी घटेगी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यहीं पर आपका एक नंबर कट गया, साथ साथ 0.25 नंबर भी कट गया। याद रखना, ये एक अपवाद है, यानी कि इनवार होता है, इनवार है ना, हाँ इनवार होता है मेरे भाई, वह एक अपवाद है। अगर उसका ताप अगर बढ़ाएंगे तो उसकी प्रत्याशा बढ़ेगी। अब भाई ये कैसे होगा, इसका कारण ना तो मेरे को पता है, किसी को नहीं पता। अगर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वैज्ञानिक वगैरह होते हैं उनको पता होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो इनवार होता है उसकी अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रत्याशा बढ़ेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि ठोस और लिक्विड, देखो ठोस और लिक्विड की अपेक्षा गैसों में क्या होती है, इसको समझो मेरे भाई। क्या बोला गया इसमें? यह बोला गया कि जो ठोस और लिक्विड की अपेक्षा, आप सभी को यह पता है सर, देखो ठोस है और देखो ठोस की बात हो यानी सॉलिड की बात हो रही है, और लिक्विड की बात हो रही है, और गैस की बात हो रही है। इसका मतलब ये कि सर इसमें आंसर तो आएगा अपना आयतन प्रत्याशा गुणांक बोला गया है। या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या फिर बी सही होगा। बट भाई ए और बी में कौन सा होगा, यानी कि या तो आयतन प्रत्याशा गुणांक कम है और या तो आयतन प्रत्याशा गुणांक अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो अब देखो, कभी आपने इस चीज को फील किया है क्या? मतलब गैस को अगर आपको संपीड़ित करना है, यानी कि अगर आपको गैस को किसी बर्तन में अगर आपको उसे पैक करना है तो आपको अधिक बल की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा बल लगा रहे हो तभी वह किसी बर्तन में पैक हो पाती है। बट अगर आपके पास मतलब कि कोई भी ऐसा पदार्थ है जो मतलब कठोर, मतलब जो ठोस है, तो उसे आप किसी बर्तन में आराम से उसे तोड़ फोड़ के आराम से उसमें डाल सकते हो। उसी प्रकार अगर आपके पास कोई लिक्विड पानी है तो आप उसे किसी भी बर्तन में आराम से डाल सकते हो। पर जो गैस होती है उसको बहुत ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर पर मतलब देखो बहुत ज्यादा प्रेशर का मतलब क्या होगा, यानी अगर आप अधिक प्रेशर होगा तब उसके आयतन में परिवर्तन बहुत कम होगा। यानी कि जितना प्रेशर, मानो अगर आपने 1 पास्कल का प्रेशर लगाया तो सॉलिड बहुत ज्यादा, मतलब जो सॉलिड है उसके आयतन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो गया, और साथ साथ जो डेल्टा वी है उसमें उससे कम हुआ। ठीक है, ओके, यानी ये वी एस हो गया, ये अपने पास वी एल हो गया, और जो अपने पास गैस है उसमें तो बहुत ही कम हुआ है, तो डेल्टा वी जी बोल सकता हूं। अब देखो मेरे को ये बताओ सर, तो आयतन प्रत्याशा गुणांक कितना होता है? आयतन प्रत्याशा गुणांक का मान होता है अपने पास, आयतन प्रत्याशा गुणांक का मतलब कि क्या फॉर्मूला होता है सर? आयतन प्रत्याशा गुणांक मतलब किससे दर्शाऊं? आयतन प्रत्याशा गुणांक होगा। ठीक है, अब ये होता है डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि सर जिसका वी कम होगा उसके लिए आयतन प्रत्याशा गुणांक भी कम होगा, यानी कि जो गैस है उसके लिए डेल्टा वी का मान सबसे कम होता है। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई इसके लिए आयतन प्रत्याशा गुणांक भी मान कम होगा। विद रीजन पढ़ा रहा हूं मैं चाहूं तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए बताकर आगे बढ़ सकता हूं, बट नहीं चाहता मेरे भाई। एक बार के लिए पढ़ लोगे, आगे जाकर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे।
मैंने बताया, जो बताया वो समझ में आ गया होगा, अगर ना आए तो वीडियो दोबारा देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अनुदैर्ध्य विकृति केवल किसमें संभव है? भाई अनुदैर्ध्य विकृति सबको पता है, अनुदैर्ध्य विकृति को केवल और ठोसों में संबंध के में ही संभव है। तो अगला ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी पदार्थ की यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान अगर वो 0 हो तो पदार्थ की ठोस अवस्था, मतलब पदार्थ की अवस्था क्या होनी चाहिए, यानी कि उसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक यानी गामा उसका 0 होना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ कि सर जो ठोस होता है उसमें होता है ना गामा, यानी जो ठोस के लिए गामा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। बट अगर वही बात करूँ अपने पास गैस की, ठीक है, और साथ साथ अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, ठीक है, तो उसमें जो गामा का मान 0 होता है। तो इसमें देखो, अब देखो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर सी अब आपके पास है और ऑप्शन नंबर बी भी आपके पास है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो मेरे पास। समझो, देखो समझो इसको, देखो अब ऑप्शन नंबर सी के अंदर है गैस, ठीक है, इसके लिए भी आपका ये आपका आंसर सही है, बट मेरे भाई इससे अच्छा आंसर आपका बी है। अब बी अच्छा आंसर कैसे है? देखो, तो अब जो ठोस का जो होता है चूर्ण, ठोस चूर्ण, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप इसका अपने मतलब कि अगर आप कहीं पर हो इसका प्रैक्टिकल करके देखना। मतलब एक तो बहुत बड़ा मतलब ईंट लेना, ठीक है, उस ईंट को मतलब ईंट को फोड़कर मतलब जो पतले पतले उसका जो कंकड़ उसमें परिवर्तित करना, और बाद में इस प्रैक्टिकल को अपने अपने मतलब आप अपने कहीं मतलब कि कहीं पर भी हो तो इस प्रैक्टिकल को करना, आपका इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ना कि सी। इसमें अगर बी नहीं होता तो सी होता, बट अगर बी है तो बी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, समझो अगला क्वेश्चन क्या है, पॉइजन जो रेशियो होता है उसका मान क्या होता है? पॉइजन रेशियो का संभव मान क्या होता है, इसको समझना। देखो पॉइजन रेशियो बोले तो सिग्मा, इसका मान अगर मैं थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करूं तो वो -1 से लेकर 0.5 के बीच होता है। बट अगर मैं उसके प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करूं, यानी कि वो कहां तक उसे प्रैक्टिकल में किस चीज को काम में लेते हैं, तो वो 0 से लेकर 0.5 तक होता है। यानी इसमें यह पूछा है कि इसका मतलब कौन सा संभव मान है, तो क्या एक आ रहा है इसमें, मतलब इस जो इसमें क्या एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा, तो क्या इसमें 0.9 आ रहा है? सर 0.9 में नहीं आ रहा। क्या इसमें 0.8 आ रहा है? सर नहीं, इसमें 0.8 भी नहीं आ रहा, बट 0.4 आ रहा है, यानी 0.4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके कारण पदार्थ की प्रत्यास्थता प्रभावित होती है, यानी किसके कारण होती है? तो आप इसमें ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ जाओगे, बट मेरे भाई ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। पहला ऑप्शन पढ़ो, पीटने से। अगर आप किसी चीज को पीटोगे तो सर उसकी प्रत्यास्थता में तो परिवर्तन होगा। देखो अभी मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, अब मैं इसको तोड़ता हूं तो मेरे को ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ी, बट वहीं मैं इसको फाड़कर यहाँ से फाड़कर इसको मैं पतली मतलब ये ऐसे मतलब इसको मैं ऐसे मतलब मेरे ऐसे बिछा लेता हूँ, फिर इसको मोड़ना आसान होगा, यानी कि उसे पीट कर उसमें प्रत्यास्थता सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। और बी तो आपका आंसर सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी का है कि पदार्थ अशुद्धि। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इसका सीधा सा आंसर है सर जो अपने पास होते हैं मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु यानी अपने पास जो मिश्र धातु होती है, तो एक पर्टिकुलर आपके पास देखो जो सोना है, मतलब आपको सोना है ना कि जो 24 कैरेट जो सोना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, उसको आप आराम से मोड़ सकते हो। बट अगर वहीं इसमें अगर आप 24 कैरेट सोने में अगर आप कुछ दो कैरेट अगर चांदी या तांबा मिला देते हो तो ये थोड़ा कठोर हो जाता है, तो इसको मोड़ना बहुत ही मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा कि इसमें पीटने से भी होगा, ताप परिवर्तन से भी होगा, और उससे अशुद्धि मिलाने से भी होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जंग के एक प्रयोग में यदि तार की लंबाई व जो रेडियस है दोनों को 2 गुना कर दी जाए तो गामा का मान क्या होगा? आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, धातुओं के लिए पॉइजन अनुपात का न्यूनतम अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? सर धातुओं के लिए पॉइजन का जो मान अधिकतम व न्यूनतम अपने पास कितना होता है? सर देखो अधिकतम तो हो सकता है 0.5 और न्यूनतम हो सकता है -1 या फिर हो सकता है 0, जो भी अपने ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगले में देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। ओके, तो इसको आप चलो कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन ना अगर नहीं हो तो अगर आपके अकॉर्डिंग टू अगर आपकी एग्जाम के अंदर जो भी ऑप्शन आए तो आप इसमें से जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि इसका मैं आपको कारण बता चुका हूं, आप आराम से कर सकते हो इसका आंसर, ठीक। पॉइजन अनुपात का कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 0.7। भाई 0.7 क्या इसके बीच में आता है? -1 से 0.5 के बीच में क्या 0.7 आता है? नहीं आता, तो ये आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन देखो, वह प्रत्यास्थ गुणांक जो केवल लिक्विड में उपस्थित होगा कौन सा? भाई लिक्विड में और जो गैसों में केवल एक ही प्रत्यास्थ गुणांक होता है, ऑप्शन नंबर डी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। भाई इसका कारण पहले बता चुका हूं, तो अभी हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किसी एसएमपीडी लिक्विड के लिए आयतन मापांक यानी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कितना होगा? देखो अगर कोई एसएमपीडी है यानी उसमें आयतन में परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल है, यानी उसके आयतन में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो आयतन मापांक यानी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है? सर आयतन प्रत्यास्थ गुणांक गामा बराबर होता है, गामा बराबर क्या? सर डेल्टा, मतलब गामा नहीं रहे यहाँ पर, वो आएगा गामा होता है, एक सिग्मा होता है, एक
कुछ भी मान लो आप अपने साथ जो भी अपने पास सिंबल हो, तो ये मैं यहाँ पर ऐसे मानता हूँ, ठीक। तो ये होता है डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। तो डेल्टा एसएमपीटी का मतलब ये है कि सर उसमें डेल्टा वी में परिवर्तन करना मुश्किल है, तो डेल्टा वी की वी अगर 0 तो 0/v, यानी इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हीरे का दृढ़ता गुणांक कितना होता है? भाई हीरा है तो उसका दृढ़ता गुणांक का मतलब ये होता है कि उसमें देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हीरे में हम आकार में परिवर्तन कितना कर सकते हैं। तो भाई हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है, तो भाई किसी सबसे कठोर पदार्थ में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि इसका जो अपने पास ऑप्शन नंबर बी है कि सभी पदार्थों से अधिक हो। क्यों अधिक हो? क्योंकि ये सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी लिक्विड के लिए दृढ़ता गुणांक का मान कितना होगा? भाई किसी लिक्विड के लिए दृढ़ता गुणांक का मान मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विड के अंदर केवल आयतन प्रत्याशा गुणांक होता है। भाई लिक्विड के अंदर कोई सा भी प्रत्याशा गुणांक नहीं होता, तो यानी कि बाकी सभी की वैल्यू 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, अपरूपण विकृति के कारण परिवर्तन होता है। भाई ये इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप समझना पड़ेगा। अपरूपण विकृति का मतलब क्या होता है? अपरूपण विकृति का मतलब होता है कि देखो मानो मेरे पास कुछ है नहीं, यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं बता सकता। देखो अब मेरे हाथ ऐसे है, ठीक है। अब अपरूपण विकृति का मतलब ये होता है मेरा हाथ को मैंने ऐसे कर दिया, यानी इस हिसाब से देखो, इस हिसाब से आप समझो, ठीक है। देखो अपरूपण विकृति का मतलब ये होता है कि उसकी आकृति में परिवर्तन करना। अब देखो इस हिसाब से मेरे हाथ एक दूसरे के ऊपर मतलब ऊपर थे, मतलब ओवरलैप थे, बट मैंने ऊपर से बल लगाकर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ओवरलैप ना रहकर इसकी आकृति में परिवर्तन हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बट ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि इसका आंसर आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ओके, तो भाइयों ये था आपका आज का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन। मैंने बहुत स्पीड में आपको क्वेश्चन इसलिए मैंने करवाया कि पहले इसके कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट कर देना, अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। बाकी भाई सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना अपनी इस भाई की मेहनत के लिए। बाकी आपकी इच्छा, अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।